हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सारणिक पूर्ण रूप से बच्चों कंप्लीट करा चुके हैं। आशा करते हैं कि वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ से कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस देखे गए हैं, बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और बच्चों, हम चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट करा चुके हैं। 4 तो हमने अभी कराया है। एक्चुअली हम 2 वीडियो डेली देते थे, एक सुबह एक शाम, लेकिन तबीयत थोड़ा ख़राब नहीं, अभी भी ख़राब है। वीडियो आप देख रहे हैं, बहुत दिन से एक ही वीडियो प्रोवाइड हो रही है, किसी के दिन होती भी नहीं है। तो उसका रीज़न यही रहता है कि टाइम की शॉर्टेज रहने के साथ, और दूसरा तबीयत खराब। आज भी तबीयत खराब है, बट वीडियो प्रोवाइड तो होना ज़रूरी है, सिलेबस भी कराना है। इसको लेकर बच्चों, तो 4 चैप्टर हमने करा दिया, 5 हम एक वीडियो में कंप्लीट करा ही चुके हैं। तो फर्स्ट बुक के आपके 5 चैप्टर अभी तक हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आज आपका चैप्टर नंबर 6 चलेगा। और एक खुशखबरी और है बच्चों, अभी थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगी मेरी आजकल में, तो आपको 2 वीडियो फिर से दोबारा मिलेंगी, एक वही सुबह एक शाम को। दूसरी वीडियो में आपका समाकलन स्टार्ट होगा सेकंड बुक का, ठीक है, फर्स्ट 7 चैप्टर जो है, तो समाकलन स्टार्ट कर लेंगे हम, और इधर ये चैप्टर चलेगा। तो जल्दी फिर 2 चैप्टर स्टार्ट होंगे, सिलेबस भी आपका जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा तबीयत बस ढीली है, उस वजह से थोड़ा सा आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी वीडियो प्रोवाइड होने में, वरना कुछ दिन बाद रूटीन दोबारा से बन जाएगा, डेली वीडियो दोनों प्रोवाइड होने का, ओके। और बच्चों, बहुत काम रहते हैं, आप जानते ही हैं। चलिए, तो बच्चों, आपको जो आज हम बात करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर तो ये है, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और कभी कभी 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट भी पूछ ले जाते हैं। तो कुल मिला के 8-10 नंबर का ये चैप्टर बच्चों पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना और अच्छे से समझना, और वीडियो को पूरा देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करना, ठीक है। तो पहले मैं बात करूंगा बच्चों इस चैप्टर के थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। देखिए बच्चों, अवकलज के अनुप्रयोग, बेसिकली हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे। अवकलज के अनुप्रयोग के अंदर हम जो बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, अभी तक हमने अवकलन पढ़ा था चैप्टर नंबर 5, उसके अंदर टोटली अवकलन हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर बेसिकली हम ये सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि अवकलन का यूज किस किस जगह पर होता है, अवकलन का यूज कहाँ कहाँ किस किस जगह पर होता है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसी भी राशि में परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज एनी क्वांटिटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज? राशि में, किसी भी राशि, कोई भी राशि हो सकती है, किसी भी राशि में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे बच्चों। देखिए, बहुत बच्चों की शिकायत रहती है, सर ये चैप्टर समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे और डेली कंटिन्यू आप वीडियो देखेंगे, तो आपको एक भी सवाल, बिल्कुल भी छोटा सा भी परेशान नहीं कर सकता। काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम्स भी रहती हैं इस चैप्टर से, तो अब जिन लोगों की प्रॉब्लम्स थी, डाउट्स थे, वो अब क्लियर हो जाएंगे। बस देखिए, डाउट क्लियर होने में दिक्कत कहाँ आती है, जब आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और सभी वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक के रेगुलर नहीं देखते हैं। आप बीच में से एक वीडियो उठा लिया, आपने देखने लग गई, तो वहाँ दिक्कत आती है, जो कि पीछे का कॉन्सेप्ट यूज होता है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप चैप्टर अच्छे से समझना चाहते हैं तो पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को देखना, और सभी वीडियोज़ को देखना, बीच में गैप मत करना, ठीक है। तो राशि में परिवर्तन की दर अगर हम बात करें बच्चों, क्या है, तो देखिए बच्चों, हमने अभी पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 के अंदर अवकलन, और वहां पर हमने एक सिंबल से बहुत ज्यादा परिचित हुए थे, dy ओवर dx। dy ओवर dx, एक्चुअली ये dy ओवर dx का मीन्स क्या था भाई? किसी भी x के सापेक्ष y का हमने क्या किया था यहाँ पे वो किया था, अवकलन किया था, तो क्या हुआ था dy ओवर dx। लेकिन एक्चुअली अगर हम बात करें जड़ से, इसका मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो जड़ की अगर हम बात करें बच्चों, देखिए यहाँ पर इसका मीन्स ये होता है कि इसका मतलब ये है यहाँ पर कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, ये है इसका मतलब। dy ओवर dx का मतलब है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x।
यहाँ पर x के सापेक्ष हम क्या कर रहे थे, y में परिवर्तन कर रहे थे, और x के सापेक्ष y में परिवर्तन को ही हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। और इसी कॉन्सेप्ट को हम बताएं, कोई भी राशि हो सकती है, यहाँ पे y राशि क्या है, y है, तो y में x के सापेक्ष क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम बच्चों, परिवर्तन की दर बोलते हैं। ओके बच्चों, अब आपको बेसिकली ये जो परिवर्तन की दर है, ये यहाँ पर आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। कौन कौन से, देखिए कभी कभी तो ये होगा कि जो परिवर्तन की दर है वो विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में हो सकता है। किसी भी राशि में परिवर्तन जो होगा वो टी के रेस्पेक्ट में होगा, समय के सापेक्ष होगा। ठीक है, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और एक आपको किसी विशेष वैल्यू के सापेक्ष, यानी किसी विशेष राशि के सापेक्ष भी उसमें परिवर्तन होता हो सकता है। क्वेश्चन दो ही टाइप के मिलेंगे, एक तो समय के सापेक्ष परिवर्तन का और एक विशेष राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर का। अगर उस विशेष राशि के सापेक्ष किसी राशि में परिवर्तन होगा तो वहां पर वो उस राशि की वैल्यू देगा हमें। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूं। राशि में जो परिवर्तन की दर है बच्चों दो टाइप से मिलेगी, एक तो समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ठीक है, तो मान लीजिए y में अगर हम समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, dy बटे dt। ठीक है, तो यहाँ समय के सापेक्ष है। अगर किसी सवाल में कुछ नहीं बोलेगा कि इस राशि की सापेक्ष है या इस राशि की सापेक्ष है, वो कुछ नहीं बोलेगा किसके सापेक्ष है परिवर्तन की दर, तो फिर आप उसको वहां पे समय मान के चलेंगे। ठीक है, अगर वो आपसे नहीं कह रहा है कि x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, वो नहीं कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप उसको t मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है, वो विद रेस्पेक्ट टू t हो रहा है। ठीक है, अगर वो कहता है, अगर वो कहेगा तो पहला तो समय के सापेक्ष, ठीक है, दूसरा किसी विशेष मान पर किसी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। एक इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेंगे, दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहले टाइप में तो वो सिर्फ ये कहेगा कि यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, कोई सर्कल दे देंगे, कभी आपको कोई क्यूब दे देंगे, कोई आपको बेलन दे देंगे, ठीक है, क्यूबॉइड दे देंगे, सर्कल तो दे देंगे, और स्फीयर गोला भी दे सकते हैं। तो ये इस टाइप की 3 डायमेंशनल राशि देंगे आपको, वो आकृतियाँ देंगे, और 2 डायमेंशनल भी दे देंगे, और कहेंगे कि इनके क्षेत्रफल में यानी कि आयतन में परिवर्तन की दर बताओ। तो अगर वो ये नहीं कह रहे कि इसके सापेक्ष हो रहा है परिवर्तन, तो आप उसको टी के सापेक्ष मान के चलेंगे। पहले टाइप पे तो ये क्वेश्चन हुए। और कभी कभी वो ये बोलेंगे कि इनमें एक्स के सापेक्ष, या कोई सर्कल दे दिया तो ये कहेंगे इसकी त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, कोई क्यूब दे दिया तो कहेंगे इसकी भुजा के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो ये किसी राशि के सापेक्ष परिवर्तन उसमें कह के चलेगा क्वेश्चन के अंदर कि भुजा के सापेक्ष है कि आर के सापेक्ष है, वो कह के चलेगा। तो कह के चलेगा तो वहां पर आर के सापेक्ष, मान लीजिए कोई सर्कल है, उसके सर्कल के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है उसकी त्रिज्या के सापेक्ष, तो वहां पर वो त्रिज्या की वैल्यू आपको देगा, वो विशेष वैल्यू जो आर की है वो आपको देगा जरूर। और समय के सापेक्ष करवाएगा तो नहीं देगा। और वो कुछ नहीं कह रहा है तो समय के सापेक्ष है। अगर वो कह रहा है कि आर के सापेक्ष है, या घन की भुजा के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, या त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो वो कह के चलेगा, तो वो उस घन की भुजा या त्रिज्या की वैल्यू भी आपको देगा। बस 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो एक तो किसी विशेष मान पर किसी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। जैसे कोई सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का मान लीजिए एरिया है पाई आर स्क्वायर, और इसमें इसके क्षेत्रफल बढ़ रहा है, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है या घट भी सकता है, और वो इसकी त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है। तो क्या होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष क्या होगा, डी ए बटे डी आर, क्योंकि आर के सापेक्ष ए में परिवर्तन। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में कह के चलेगा वो जरूर कि आर के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। और फिर आपको यहाँ पर निकल के क्या आएगा, 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पर जब हम अवकलन करेंगे तो आर के रेस्पेक्ट में होगा, तो क्या होगा 2 पाई आर। और फिर आपको यहाँ पे आर की वैल्यू वो जरूर देगा, आर की वैल्यू 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, जो भी दे। तो फिर आप इस रेट ऑफ एरिया ऑफ चेंज को विद रेस्पेक्ट टू आर आप निकालेंगे।
किस पर, r इज इक्वल टू 2 पर। अगर 2 दिया है तो यहाँ पे लगा देंगे 2 पाई और r की वैल्यू 2 2 जा 4 पाई। इस तरीके से ये आ जाएगा। अब सेंटीमीटर प्रति सेकंड या जो भी हो, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड जो भी हो, वो आपको मात्रक उसमें दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो ऐसे आप निकालेंगे। एक तो कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ ये बोलेगा परिवर्तन हो रहा है, तो बस उसको टी के रेस्पेक्ट में लेके चलेंगे हम, ठीक है। और वो ये बोलेगा कि भुजा के सापेक्ष हो रहा है, तो भुजा के सापेक्ष होगा किसी क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो डी ए बट्टे डी, भुजा को कुछ भी ले लो आप, भुजा को आप एक्स ले लीजिए या ए भी ले सकते हो, स्मॉल ए, ठीक है। तो फिर अगर वो बोलेगा कि इसके सापेक्ष है तो हम उसके सापेक्ष उसका अवकलन करेंगे और फिर उसकी वो वैल्यू भी आपको, विशेष मान भी आपको देगा जरूर, ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो विशेषकर हमसे पूछेगा, जो क्वेश्चन हमें बुक के अंदर देगा, देखिए वो ज़्यादातर बच्चे एक तो वृत्त से क्वेश्चन आते हैं, वृत्त से आते हैं, गोले से भी आ जाते हैं। जैसे एक्सरसाइज की अगर हम बात करें 6.1 में, तो देखिए पहले ही क्वेश्चन वृत्त से संबंधित है, तो वृत्त से जितने भी रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। और भी देखिए इसमें घन से संबंधित है, तो घन से संबंधित क्वेश्चन है, तो घन से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। और इस टाइप से ही है, वृत्त है, आयत भी है, और देखो गोलाकार गुब्बारा, तो गोले जैसा गोला आकार होता है गुब्बारा, तो गोले से संबंधित भी क्वेश्चंस हैं इसमें। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं गोले से संबंधित हैं, बहुत सारे। बेलन, पाइप, पाइप बेलनाकार होता है तो बेलन से संबंधित। तो ये इन सब से संबंधित क्वेश्चन जितने भी हैं आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मैं आपको पहले इन सब के बेसिक फॉर्मूला लिखा देता हूँ। वैसे ये आपने 7th 8th में पढ़ लिए होंगे, लेकिन 10th तक आपने पढ़े होंगे, लेकिन टाइम की वजह से भूल जाते हैं। मैं एक बार सभी फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। जो जो यूज होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, एक आध रह जाएगा तो सब बात कर लेंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन के अंदर। तो जो फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो पहला फॉर्मूला बात करेंगे वृत्त से संबंधित। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर, क्षेत्रफल को लिखते हैं बच्चों ए से, एरिया, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, मात्रक जो भी होगा, ठीक है। दूसरा, वृत्त का व्यास, व्यास होता है बच्चों त्रिज्या का 2 गुना, व्यास लिखते हैं डी से, डायमीटर, तो ये होता है भैया 2r, ठीक है। तीसरा, वृत्त की परिधि, परिधि होती है सर्कम्फ्रेंस, सी से लिखते हैं 2 पाई r, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। तो ये वृत्त से संबंधित है। वृत्त का क्षेत्रफल जो भी हो वर्ग इकाई में आता है, अब जो भी इसका मात्रक हो किताब में दे रखा होगा उसका अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ठीक है। ये इकाई होता है, ये भी इकाई होता है, ठीक है। अब इसके बाद आएगा बच्चों चौथा फॉर्मूला आपका आयत से संबंधित बात कर लेते हैं। आयत का परिमाप, तो आयत का जो परिमाप होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पी से लिखते हैं, ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो L प्लस बी, ठीक है। पांचवा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी ए बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग इकाई, या L इंटू बी। अगर आपने लंबाई L ली है तो L, चौड़ाई B ली है तो B, L इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। छठवां बच्चों, आयत का परिमाप हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण होता है बच्चों, आयत का विकर्ण डायगोनल डी बराबर होता है अंडरवुड में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। सातवां, अब बात करेंगे, आयत हो गया, अब वृत्त हो गया। अब बच्चों वर्ग से संबंधित बात करते हैं। वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल ए बराबर, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका होता है बच्चों भुजा स्क्वायर, यानी अगर भुजा ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आठवां फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले हैं तो आपको आने चाहिए कुल मिला के, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा बच्चों वर्ग का विकर्ण, डी बराबर ये होता है भुजा √2, भुजा √2। 9, वर्ग का परिमाप,
पैरामीटर। ये होता है 4 इंटू भुजा 4a 4a, और a क्या है यहाँ पे, उसकी वर्ग की भुजा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे वर्ग के विकर्ण की बात हो गई, वर्ग का परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, आयत हो गया। गोले की बात कर लेते हैं। गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। ठीक है, आयतन घन में होता है। 11वां, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ऐसे लिख सकते हैं इसको, सरफेस एरिया। तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बच्चों 12वां फॉर्मूला अगर हम बात करें, घन हो गया, घन नहीं हुआ, घन से संबंधित घन का आयतन v, ये होता है बच्चों भुजा क्यू। घन में 6 किनारे होते हैं, 6 नहीं बच्चों 12, ये सब समान होते हैं, यानी ए क्यू। ठीक है, घन इकाई। 13वां, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो ये होता है बच्चों 6a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बात करें बच्चों 14वां, घनाभ का आयतन v बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घन इकाई। ठीक है, और 15वां, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया S बराबर 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई LB BH और ये HL। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है। ठीक है, तो ये आगे आपके घन के हो गए, घनाभ के हो गए। उसके बाद गोला हो गया, वृत्त हो गया, आयत हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब कोई और इससे अलग से संबंधित क्वेश्चन नहीं है बच्चों। ठीक है, गोला हो ही गया आपका, और बेलन और रह गया बच्चों। ठीक है, बेलन से संबंधित भी इसमें क्वेश्चंस हैं। तो 16वां बच्चों बेलन का आयतन v बराबर पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ठीक है, उसके बाद ये 10th क्लास के फॉर्मूले हैं वैसे सभी। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल, वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल, ये होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। वक्रपृष्ठ हो गया। ठीक है, तो ये इतने फॉर्मूले हैं बच्चों इसके अंदर। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर, जो कि बेसिक हैं। आपने सारे के सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, कोई भी फॉर्मूला इसमें न्यू नहीं है। बस पीछे की क्लासेस के हैं, 1-2 साल आपका गैप हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके हो जाएंगे बच्चों। बस इसी से संबंधित क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, और कोई क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फॉर्मूले आपको आने चाहिए, एक बार आप याद कर लेंगे, आराम से बात बन जाएगी। ठीक है, आराम से समझ में आ जाएंगे। अब बच्चों एक तो इनसे संबंधित, इन फॉर्मूलों से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। एक और क्वेश्चन बनेगा बच्चों, एक बच्चों बनते हैं यहाँ पे सीमांत आय से संबंधित क्वेश्चंस। सीमांत आय से संबंधित क्वेश्चंस, देखिए ये नोट डाल के आप लिख लीजिएगा। यदि आपको कुल आय, टोटल इनकम, कुल आय कुछ भी दे रखी हो, RX हो, PX हो, KX हो, समथिंग, कुल आय RX दी हो, तो आपसे क्या कहेगा सवाल में कि आपको कुल आय देगा वो। अब कुल आय हो सकता है उसने RX बराबर दे रखी हो, PX बराबर दे रखी हो, JY बराबर दे रखी हो, समथिंग किसी के बराबर दे रखी हो, कोई दिक्कत नहीं है, FX बराबर भी दे सकता है। यदि आपको कुल आय दे रखी हो RX, तो वो आपसे एक चीज़ पूछेगा सीमांत आय कितनी है, कितनी सीमांत आय कितनी है। तो कैसे निकालेंगे,
यदि कुल आय आपको RX दी हो तो सीमांत आय कैसे निकालते हैं? सीमांत आय, सीमांत आय क्या होती है? ये होती है भैया R डैश एक्स, यानी जो भी आपको कुल आय दे रखी है उसका आपको एक बार अवकलन करना है, और एक बार अवकलन करने पर ही आपको क्या मिल जाएगी? सीमांत आय। अगर वो किसी वैल्यू पर निकलवा रहा है सीमांत आय, तो x की जगह पर आप उस वैल्यू को लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी सीमांत आय होगी। ठीक है, तो एक इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा। इसी के साथ तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज आराम से समाप्त हो जाएगी। कोई भी अब इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं है। जो मैंने फॉर्मूले कराए हैं वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बस ये बात आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको। जैसे अगर वो ये कहें कि क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, और वो ये नहीं कह रहे कि किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, किस राशि के सापेक्ष हो रहा है, कुछ नहीं कह रहे, तो फिर होगा क्षेत्रफल में होगा, क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे dA/dt। जो कि हमसे ये नहीं कहा, ये तो कहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन है, लेकिन ये नहीं कहा किसके सापेक्ष है, किसके रेस्पेक्ट में है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, नहीं कहा। नहीं कहा तो फिर आप टी लेके चलेंगे, आप उसको टी के सापेक्ष मानेंगे। अगर वो कह रहा है कि क्षेत्रफल में आर के सापेक्ष परिवर्तन है, क्षेत्रफल में अगर वो ये कहे कि आर के सापेक्ष सॉरी आर के सापेक्ष परिवर्तन, अगर वो कह रहा है, वो खुद कह के चल रहा है कि आर के सापेक्ष है, तो फिर आप लिखोगे dA/dr, और वो फिर आपको यहाँ आर की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू भी आपको वो देगा, और फिर उस वैल्यू को हम इसमें लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे। वो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा विद रिस्पेक्ट टू आर एनी पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर वो कहेगा कि इस राशि के सापेक्ष, तो आपको उसी राशि के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, और वो नहीं कह रहा है तो आपको टी के सापेक्ष लेके चलना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, और वो ये कहे कि आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन बोल रहा है, तो आयतन में परिवर्तन क्या होता है? dV/dt। भाई आयतन क्या होता है? V फॉर वॉल्यूम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टी, तो dV/dt। बिकॉज कहा नहीं है ना कि किसके सापेक्ष है, तो आप टी के सापेक्ष लेके चलेंगे। ठीक है, अगर ये बोले कि व्यास में परिवर्तन, तो व्यास में परिवर्तन, व्यास को कैसे लिखते हैं? व्यास को लिखते हैं डायमीटर से, डी से, तो इसको लिखेंगे डी, और व्यास को आप कैपिटल डी ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, डी कैपिटल डी अपॉन डी टी। जो कि कहा नहीं है किसके सापेक्ष, तो टी लेके चलेंगे, और कहता तो उसके सापेक्ष कर देते और उसकी वो वैल्यू भी देता, लगाते, सॉल्यूशन करते, आंसर आता है। सॉरी, सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, तबीयत खराब है, लेकिन वीडियो तो बनाना ही है। ठीक है, ये चीज़ आपको जो मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा। अगर वो कह रहा है किसी राशि किसी के सापेक्ष, तो उसके सापेक्ष आप परिवर्तन करेंगे और उसकी वो वैल्यू भी देगा। अगर वो नहीं कह रहा है तो आप विद रेस्पेक्ट टू टी कीजिए आराम से। ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में आप उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये है बच्चों क्वेश्चंस। बस आपको ये ध्यान रखना किसके सापेक्ष वो करवा रहा है। ए के सापेक्ष तो dA/dt, वी के वी में परिवर्तन तो dV/dt, आर में परिवर्तन तो dR/dt। ठीक है, किसी में भी कह सकता है। आयतन में परिवर्तन तो dV/dt हो गया, त्रिज्या में परिवर्तन dR/dt हो गया। जिसमें भी परिवर्तन निकलवा रहा है वो टी के रेस्पेक्ट में होगा। अगर वो नहीं कह रहा है कि इसके सापेक्ष है, वो कह रहा है तो फिर आपको उसके सापेक्ष करना ही करना है। ठीक है, तो ये थे बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज का। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। बस जो मैंने बातें बताई हैं इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बात आपको पता है तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी किसी भी सवाल को करने में। पूरी एक्सरसाइज बच्चों बहुत आराम से समाप्त करा दूंगा। अभी आपने पढ़ी नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही होगी, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा और मेरी आप बातों पे गौर देंगे तो बाकी में जो आपको हार्ड लग रहे हैं प्रश्न वो बहुत सिंपल के रूप में आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहले सवाल की अगर हम बात करें बच्चों, देखिए क्या कह रहा है इसमें बोल रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष। कह रहा है ना त्रिज्या के सापेक्ष, कह के चल रहा है त्रिज्या के सापेक्ष। तो यहाँ पर जब हम अवकलन करेंगे तो वो त्रिज्या के सापेक्ष यानी आर के सापेक्ष करेंगे। अगर वो नहीं कहता तो टी के सापेक्ष करते। ठीक, चलिए पहला सवाल,
वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। यानी क्या निकालना है हमें, वृत्त के क्षेत्रफल में क्या निकालनी है, परिवर्तन की दर r के सापेक्ष, परिवर्तन की दर निकालनी है और किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष यानी त्रिज्या के सापेक्ष। तो r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल को लिखते हैं बच्चों a से, यानी क्या निकालना है, dA अपॉन dr, ये हमें निकालना है। साफ साफ कहा है उसने, क्षेत्रफल में यानी a में परिवर्तन किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो यहां पर a में परिवर्तन निकालना है r के सापेक्ष, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कैसे, dA बटे dr, a में r के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है। और देखिए मैंने कहा था कि जिस राशि के सापेक्ष वो कहेगा फिर उसकी वैल्यू भी आपको देगा। r के सापेक्ष इसने कहा है तो r की वैल्यू भी देगा ये। देखिए एक सवाल में 2 सवाल पूछने हैं। नंबर ए पार्ट इसमें कह रहा है जब r बराबर कितना हो, 3 हो तब निकालना है, और बी पार्ट में कह रहा है जब r बराबर 4 हो, 3 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर तब निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस ना वीडियो को यार पूरा देखा करो प्लीज़ यार, हर बात समझ में आ जाएगी आपको। देखो अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमसे क्या कहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल भी तो होना चाहिए। तो क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला कराया था इसीलिए कराया था, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर यानी a बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर मीटर में होती तो मीटर स्क्वायर में आता, क्योंकि क्षेत्रफल की यूनिट जो होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है, ठीक है। अब इसमें हमें परिवर्तन निकालना है तो a में परिवर्तन क्या होगा, r के रेस्पेक्ट में dA बट्टे dr, और ये dA बट्टे dr क्या है, अवकलन का सिंबल है, यानी अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अवकलन करेंगे r के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी है उसी के सापेक्ष हम इस क्षेत्रफल में का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो r के सापेक्ष करेंगे आप a में परिवर्तन, a का अवकलन, तो dA बटे dr होगा। जैसे वहाँ x के सापेक्ष करते थे तो dA बटे dx या dy बटे dx, और वहाँ x का अवकलन 1 होता था, लेकिन यहाँ r के सापेक्ष कर रहे हैं तो r का अवकलन 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये पाई तो कांस्टेंट है और ये r की पावर 2 यानी x की पावर n वाला फॉर्मूला, n x की पावर n माइनस 1, तो n x की पावर n माइनस 1। एक तरीके से यहाँ r जो है x का काम कर रहा है, ठीक है। तो dA बट्टे dr आ गया, ये कितना आ गया, 2 पाई r। ये क्या आ गया, क्षेत्रफल में परिवर्तन r के सापेक्ष। अब r के सापेक्ष आया है तो क्षेत्रफल क्या होता है, ऊपर वाला एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रति किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, तो सेंटीमीटर। भाई a है तो एरिया का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे r के सापेक्ष है तो r का मात्रक, r क्या है, रेडियस है, इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर दे रखा है हमें, तो नीचे सेंटीमीटर। अगर यहाँ t होता तो नीचे सेकंड आता, सही है। मात्रक पर विशेष ध्यान देना है। अब ये r के सापेक्ष है, लेकिन अब ये बोल रहा तब निकालो परिवर्तन जब r बराबर 3 हो। तो मैंने कहा था जिसके सापेक्ष अगर वो अलग से कोई वैल्यू राशि देगा तो उसकी वैल्यू भी देगा, तो r बराबर 3 लगा दो अब यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप r बराबर 3 पर a प्रश्न, तो dA अपॉन dr, r इज इक्वल टू कितने पर बच्चों, 3। तो यहाँ पर 2 पाई और r की वैल्यू क्या है, 3, 3 2 जा 6 पाई। सेंटीमीटर से इसकी पावर कट गई, या आप मत काटना, यूँ लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर भी ठीक है, या आप ओनली सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया परिवर्तन r बराबर 3 पर r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में, ठीक है। अब ऐसे ही r बराबर 4 पर निकालेंगे तो b बराबर r इज इक्वल टू 4 पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, dA अपॉन dr एट r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो 2 पाई r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 2 जा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। इस तरीके से ये आ गया रेट ऑफ चेंज इन सर्कल ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू r, और r की वैल्यूज गिवन है 3 या 4, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा
6.1 का पहला प्रश्न बच्चों समाप्त हो गया। तो आपको आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे तो बाकी की चीज़ें भी फिर आप अच्छे से समझते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये पहले के 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट बच्चों आपके समाप्त हो गए। अब इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बस आपको जो दे रखा है उसको लिखना है और आपको बस ये समझना है कि यहाँ परिवर्तन हो रहा है वो किस राशि के सापेक्ष है। कुछ अलग से राशि दे रखी है उसके सापेक्ष है, या कुछ नहीं कहा है किसके सापेक्ष है, तो फिर आपको टी के रेस्पेक्ट में उसको लेके ही चलना है, और वो नहीं कह रहा है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिए, एक घन का आयतन इस दर से बढ़ रहा है। देखो मैं आपसे ये कहूँ कि किसी का आयतन बढ़ रहा है या घट रहा है तो क्या मतलब है इसका, उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उससे पहले कुछ होगा, अब वो बढ़ रहा है तो पहले कुछ तो होगा ना, उसके बाद ही तो बढ़ रहा है। मान लीजिए किसी का क्षेत्रफल 10 है, फिर वो बढ़ रहा है 12 हो गया, तो उससे पहले 10 था ना, या घट रहा है तो उससे पहले कुछ ना कुछ होगा। तो मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है या चेंज हो रहा है, तो वो इसका मतलब यही होगा कि उसके उसमें परिवर्तन दे रखा है। वो क्या दे रखा है, परिवर्तन, dA/dt दे रखा है अगर a में परिवर्तन है तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो आयतन बढ़ रहा है, घन का आयतन, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, आयतन में परिवर्तन हो रहा है भाई, आयतन बढ़ रहा है, इट मीन्स आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो आयतन में परिवर्तन को कैसे लिखते हैं, dV/dt। और यहाँ कह रखा है, देखो मात्रा देखो, सेंटीमीटर क्यूब प्रति s मतलब सेकंड, तो यहाँ समय के सापेक्ष है। कुछ कहा नहीं है ना कि x के सापेक्ष बढ़ रहा है या r के सापेक्ष बढ़ रहा है या भुजा के सापेक्ष बढ़ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने। तो बस सेकंड मात्रक भी दे रखा है, तो t के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है दूसरे क्वेश्चन में, घन के आयतन में परिवर्तन, भाई बढ़ रहा है तो वो परिवर्तन ही तो हो रहा है, चेंज ही तो हो रहा है। तो घन के आयतन में परिवर्तन dV/dt हमें दे रखा है, परिवर्तन निकालना नहीं है, दे रखा है ओके, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दे रखा है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि किसी घन का जो आयतन है ना वो 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है। मान लो पहले 4 था, 1 सेकंड बाद 8 बढ़ गया, कितना हो गया, 12 हो गया, ऐसे करके। तो वो बढ़ रहा है, हर सेकंड उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, एरिया जो जगह घेर लेता होगा वो ज़्यादा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये करा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या पूछा है, परिवर्तन, वो कह रहा है किस दर से बढ़ रहा है, दर मतलब समय, तो समय के सापेक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है और उसकी भुजा दे रखी है, यानी किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐसे लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो ds/dt ये हमें निकालना है। और घन का किनारे की लंबाई, घन का किनारा, किनारे को आप किसी से भी लिख सकते हैं, x से लिख दो या किसी से भी लिख दो, a से लिख दो, a बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, घन के किनारे को वैसे a से लिख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये निकालना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया है ना, घन का आयतन दिया है, और एक घन का आयतन हम भी जानते हैं क्या होता है, भुजा क्यूब। तो यहाँ पे लिखिए आप, घन का आयतन कितना दे रखा है, घन का आयतन जो होता है हम जानते हैं क्या होता है, v बराबर भुजा क्यूब, भुजा मतलब a क्यूब, क्या क्यूब, a क्यूब। ठीक है, तो a माना है ना हमने भुजा को, तो a क्यूब। अब हमें इसके आयतन में परिवर्तन दे रखा है और एक परिवर्तन हम निकाल लेते हैं अपनी तरफ से, वो भी इसी घन के आयतन में परिवर्तन निकालेंगे जो हम निकालेंगे, और ये हमें दे रखा है ये भी उसी घन के आयतन में परिवर्तन है। दोनों आयतन क्या हो जाएंगे आपस में, बराबर। भाई ये जो परिवर्तन दे रखा है ये भी उसी घन के आयतन में परिवर्तन है, और जो हम निकाल रहे हैं ये भी उसी घन के आयतन में परिवर्तन निकालना है। दोनों परिवर्तन बराबर हो जाएंगे क्योंकि एक ही घन के परिवर्तन है। ठीक है, तो घन के आयतन में परिवर्तन क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे आप r के सापेक्ष, सॉरी t के सापेक्ष, t है ना, कुछ कहा नहीं है ना किसके सापेक्ष, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका आयतन का फॉर्मूला होगा dV/dt, आयतन में परिवर्तन बराबर, इसका करेंगे तो
3a², 3a²। भाई ए का करेंगे तो ए की पावर n यानी n x की पावर n माइनस 1, और फिर ए का दोबारा से करेंगे t के सापेक्ष तो क्या होगा dA/dt, dA/dt। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, तो ये dV/dt तो आ गया, कितना है ये आ गया 3a² dA/dt। ठीक है, अब जब ये क्या आया है, इसके घन के आयतन में परिवर्तन, और एक परिवर्तन हमें दे रखा है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, यानी 3a² dA/dt बराबर 8। तो यहाँ से dA/dt निकालो, dA/dt बराबर ये चला जाएगा डिवाइड में, तो 8/3a²। तो 8/3 और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, 12 का स्क्वायर यानी 8/3, 8/3 गुणा 12 का 144, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 6 24। ठीक है, 4 तिया 12 और 4 6 24, फिर 2 से कटेगा 18 दूनी 36, तो कुल मिला के 1/18 हुआ 54 आ गया। कितना आ गया 1/54। ये क्या आ गया, उसकी भुजा में परिवर्तन। अब हमसे पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी S बराबर क्या होता है 6a²। तो यहाँ भी t के सापेक्ष अवकलन करो यहाँ, तो भाई t के सापेक्ष ही करना पड़ेगा, हमसे तो कहा नहीं है कि किसी अन्य राशि के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ds/dt बराबर यहाँ 6a² का 2a, और फिर अगेन a का करेंगे तो dA/dt, जो कि t के सापेक्ष हो रहा है, लिख देना आप t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ds/dt तो हमें निकालना है बराबर 6 2 जा 12, और इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमें दे रखी है 12, और dA/dt की वैल्यू हमने अभी निकाली है, dA/dt की वैल्यू आ रही है 1/54। तो 1/54। ठीक है, तो यहाँ से काटो, 2 से कटेगा 2 छक्के 12, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, उसके बाद 3 चौक 12, 3 निम 27, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 4 दूनी 8/3 इतना आ गया। ठीक है, और किस में पूछा था ये हमसे, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो सेंटीमीटर² प्रति सेकंड, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर² होता है, और समय के सापेक्ष हो रहा है परिवर्तन, तो सेंटीमीटर² प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का था बच्चों ये। ठीक है, आपका 6.1 का क्वेश्चन नंबर था बच्चों ये 2। तो समझ में आ रहा होगा, 8/3 सेंटीमीटर² प्रति सेकंड, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या करना था यहाँ पर प्यारे बच्चों, हमसे ये नहीं कहा था कि r के सापेक्ष है या a के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो फिर t के सापेक्ष लेके चलेंगे। आयतन में परिवर्तन दिया था dV/dt इतना, पृष्ठीय क्षेत्रफल S, ds/dt निकालना था, भुजा दे रखी थी a, तो हमें घन का आयतन में परिवर्तन दे रखा है, एक घन के आयतन में परिवर्तन हम खुद निकाल लेते हैं। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, t के सापेक्ष करेंगे जो कि कहा नहीं है, तो dV/dt बराबर 3a²। अब t के सापेक्ष हो रहा है तो a का dA/dt होगा ना। अब आप a का यहाँ 1 मत करना, क्योंकि अगर a के सापेक्ष होता तो a का 1 होता। भाई x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो x का 1 होता था, लेकिन जब x के सापेक्ष y का करते थे तो dy/dx होता था, क्योंकि y के सापेक्ष थोड़ी हो रहा था। ऐसे यहाँ पर a के सापेक्ष थोड़ी हो रहा है, t के सापेक्ष हो रहा है, तो dA/dt करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये घन के आयतन में परिवर्तन आ गया, एक परिवर्तन हमें पता, दोनों कर दिए बराबर। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, a की वैल्यू निकाल ली हमने, किसकी वैल्यू निकाल ली, सॉरी इन दोनों को बराबर रख के हमने निकाल ली dA/dt की, यानी घन की भुजा में परिवर्तन निकाल ली हमने t के सापेक्ष, इतना आ गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², t के रेस्पेक्ट में अवकलन ds/dt 6 2a, फिर a का फिर से t के सापेक्ष dA/dt, और यहाँ पे a का मान भी जानते हैं और dA/dt का मान भी हमने 1/54 निकाला है, काट पीट कर दी 8/3 सेंटीमीटर² प्रति सेकंड, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है सेंटीमीटर² होगा और समय के सापेक्ष है, इसलिए नीचे सेकंड आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।
तो हर बात बता के चल रहा हूँ, छोटी से छोटी भी, बस समझना, ध्यान से सुनना, हर पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।